अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड। और कल की बारिश में बहुत से इलाकों में ऑल्दो फ्लैश फ्लडिंग की इत्तलात थी, बहुत से इलाकों में कई जगहों पे तो गाड़ियां तक बहने की इत्तलात सामने आ रही थी। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ तो खैर हम देख रहे होते हैं, लेकिन हर दिन जब और बारिशें होती हैं तो कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के विजुअल्स सामने आते हैं, जैसे कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कुछ और बातें भी, जैसे कि कराची और हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कार ज़रा अब्दुल्ला ये सुने, M9 लिंक रोड पर सैलाबी रेले में बह गई और मियाँ बीवी और 4 बच्चों समेत 7 अफराद लापता हैं। जनाब, गाड़ी मिल गई है लेकिन लोग अभी तक नहीं, लोग बह गए। आप देखिए कि अंदाजा लगाइए, ये चीज है जो हो रही है इस वक्त। सैलाबी रेले की हैबत का, इसकी ताकत का कि क्या हाल हो रहा है मुख्तलिफ मकामात पर। गाड़ी को ऑल्दो बिल्कुल तबाह हाल थी, निकाल लिया गया। ये आप मनाजर भी देख सकते हैं। और पानी कितना कितना भरा हुआ है। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। उधर थड्डो नदी के सैलाबी रेले में बहने वाली खातून की अब तस्दीक हो गई है कि वो जाँ बहक हो गई हैं, जबकि बच्चों को बचा लिया गया है। फिर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो अलायार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। अभी भी बैक टू दिस कार और दिस स्टोरी, ये बता दें कि ऑब्वियसली जो ऑक्यूपेंट्स गाड़ी के थे वो तो लापता है, लेकिन उनके जो लवाहिकीन है उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उनको ये पता चल गया है कि है गाड़ी हमारी फैमिली की, लेकिन लोग नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही ख़तरनाक और एक ट्रेजिक रियलिटी है कि ये बारिशें कोई थोड़ी बहुत इक्का दुक्का, ये इस तरह नहीं हो रहा, तबाहियां मची हुई हैं। ये कोई, हम ये नहीं बता रहे आपको कि किसी दूर दराज इलाके में ये हुआ है। ये गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। ये कराची से हैदराबाद जा रही थी फैमिली, जो कराची और हैदराबाद के बीच रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। कराची से हैदराबाद जाते हुए एक सैलाबी रेले ने इन्हें आ लिया और 7 अफराद इसमें सवार थे, मियाँ बीवी बच्चों समेत, जो अब तक नहीं मिले हैं। अब तक इनका कुछ नहीं पता है। फिर और जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, इंक्लूडिंग बैरिया टाउन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑन सुपर हाईवे फ्लैश फ्लड्स की इत्तलात आ रही थी वहाँ पे। अ फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स लिव देयर एज वेल। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सड़कों पे तो सर्टनली पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। बाज़ इत्तलात हैं कि घरों वगैरह में पानी आया, लेकिन अदरवाइज सड़कों तक ही ये पानी महदूद और जैसे ही बारिश खत्म हुई तो फिर निकल भी गया, क्योंकि इतनी बारिश हुई है और इतने तवातुर के साथ हुई है और घंटों हुई है। सो घंटों एक स्पीड के साथ बारिश होती चले जाए। अच्छा, ये जो ज़्यादा बारिश हुई है ना कल कराची में, उस तरफ ज़्यादा हुई है एज इन सुपर हाईवे एंड अतराफ की सराउंडिंग्स में, बहरिया टाउन एंड अतराफ की सराउंडिंग्स में। रेस्ट ऑफ द सिटी में बारिश होती रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई। बिल्कुल, साउथ में ज़रा कम हुई है और वैसे अगर अपर में आप देखें ज़्यादा हुई है। साथ ही अब ये हैदराबाद की आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 अंडरपास में पानी भर गया, मतलब पूरा वो पानी भरा हुआ था। और लतीफ़ाबाद नंबर 2 में घरों में बारिश का पानी जो था वो दाखिल हो गया। और ये सारे साथ आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं ताकि नौयत, सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन का कुछ अंदाज़ा हो पीपल हु डोंट लिव हेयर, कि यहाँ कोई अनप्रेसिडेंटेड कमाल किस्म की, जिसको हम कहेंगे, बारिश हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुई है। मतलब ये वो बारिश है, दरहम बरहम है एक्चुअली। और सच बताएं, एक दिन वो एक होता है ना, बारिश होती है आप एंजॉय करते हैं, एक दिन इसको आप एंजॉय नहीं कर सकते थे। ये एंजॉयमेंट वाली बारिश वैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आप बाहर जाएं तो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, मच्छरों की यलगार है। और सिंध और बलोचिस्तान का तो आपको पता ही है, मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी कल तक जारी रहने की पेशगोई है। सिंध के शहरी इलाके अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुए हैं, देहातों का कोई हाल नहीं है। बलोचिस्तान में तो बाज़ ऐसे इलाके हैं कि आप देखिए तो आपको अंदाजा हो कि यहाँ कोई इलाका था, यहाँ इंसान बसते थे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह सुबह की, बल्कि कल रात लेट नोटिफिकेशन थी कि आज सारे तालीमी इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कराची और हैदराबाद में बंद कर दिए गए हैं। तो आज पूरे मुल्क में वैसे बारिशों थे का सिलसिला जारी है। और कल लाहौर के आसमान की तस्वीरें लगाई थी लोगों ने, और क्या लंदन वाला आसमान ऐसा लग रहा था लाहौर में आगे आए। अच्छा, लाहौर वगैरह में भी बारिश हो रही है। बता दें कि इम्तिहानात भी, जी बिल्कुल, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। 18 हो गई है सरदार साहब, अभी और कितने दिन? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची की अगर हम बात करें, यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ तो उम्मीद है कि आज शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा रात के पहले पैर तक ये स्पेल चलता रहेगा वक्फे वक्फे से। लेकिन शाम के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कराची में उम्मीद है।
और बाकी सिंध में अलबत्ता ये रहेगा, कल रात तक रहेगा, बल्कि कुछ एरियाज़ में तो वही 19 और 20 की दरमियानी रात मतलब अपर सिंध में रात गए तक बारिश रहेगी। और आज भी हैदराबाद और जो उसके साथ मीरपुर ख़ास और ऊपर शहदादपुर और नवाबशाह और ये जो पट्टी है सांगड़, इसमें बहुत तेज़ स्पेल मुतवक्के है अभी। मतलब कुछ ही देर में कुछ शुरू भी हुई है हैदराबाद और मीरपुर ख़ास की तरफ, तो इसमें तेज़ी आती जाएगी बतदरीज। और आज का पूरा दिन इसी तरह से हेवी फॉल्स हैं वक्फे वक्फे से सिंध के तमामी अजला में, और इसी तरह से बलूचिस्तान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है उसमें भी नीचे जो उनके सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खुशदार, लसबेला, कीरथर का पूरा पहाड़ी सिलसिला, इस सारे एरिया में बहुत तेज़ बारिश है। इसी तरह जनूबी पंजाब में भी खासा तेज़ स्पेल है। अच्छा, 19 और 20 की आप रात की बात कर रहे हैं, मतलब 20 के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोई पॉज, कोई ब्रेक इन बारिशों में आएगा? देखिए, इतना इस स्पेल की जो बहुत शिद्दत है ना वो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी 20 को भी अपर सिंध में खासकर सखर लाड़काना की तरफ कुछ ना कुछ स्कैटर्ड सी बारिश फिर भी मुतवक्की है, इसलिए कि बलूचिस्तान पर जो सिंध से जस्ट ऊपर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिब्बी और दूसरे जो मलिका इलाके हैं, उस्ता मोहम्मद और दूसरा बारखान वगैरह, और साथ में जनूबी पंजाब का जो डेरा गाजी खान और फतेहपुर और नीचे रेमयार खान, उस एरिया में 21-22 तक रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उसी की एक्सटेंशन सिंध पर, अपर सिंध पर खासकर लाड़काना, कोई नया सिलसिला बनता हुआ तो नहीं देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? जी, एक नए सिलसिले का भी इम्कान है, 23 और 24 को 2 दिन फिर इम्कान है, वो भी इसी तरह कहीं मॉडरेट और कहीं कहीं हैवी फॉल्स मुतवक्के हैं। लेकिन देखिए वो अभी तक मतलब आज एक नया लो प्रेशर एरिया उधर बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा जो कि दोबारा से डिप्रेशन बन सकता है, और वो मूव करके जब सेंट्रल इंडिया पे आएगा 2-3 दिन बाद, तो फिर कुछ आइडिया होगा सही कि वो ज़्यादा उसका रुख पंजाब की तरफ जाता है या सिंध की कितनी तरफ। बारिश हुई है सरदार साहब? कल अगर रिकॉर्ड की गई तो ये बहरिया टाउन और अतराफ में तो घंटों मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई है, बाकी टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो आपने कुछ फिगर्स हैं आपके पास, कितनी कराची के मुख्तलिफ अजला और अतराफ में बारिश हुई है? जी, कराची में सबसे ज़्यादा जो इत्तेफाक से बहरिया का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन गुलशन हदीद में 100 मिलीमीटर से ऊपर मेरे ख्याल में 102 या 103 की फिगर है गुलशन हदीद में, और इसी तरह से शहर के बेशतर एरियाज़ में 50 से ऊपर ही है। कायदाबाद में 50 के करीब है, 49 या 50 है गुलशन हदीद का, मैंने आपको बताया, और बाकी जगहों पर भी 40-45 इससे ऊपर ही है। गुज़श्ता 24 घंटे की रीडिंग्स हैं कराची के लिए। इसी तरह उमर जी, साथ ये भी बताइए कि रोज़ ही ऑलमोस्ट हमारी आपसे बात होती है, जो फोरकास्ट होता है आप लोगों का वो एन उसके मुताबिक ही होता है? मतलब अगर एक इंटेंसिटी बारिश के स्पेल की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उतनी ही होती है या कभी उससे बहुत ज़्यादा भी हो जाती है? हो जाती है, किसी किसी जगह में ज़्यादा भी हो जाती है। असल में मानसून की बारिश का ये एक तरह से वो होती है, इंट्रिंसिक फीचर है उसकी, कि आप एग्जैक्ट अमाउंट तो खैर किसी भी स्पेल के लिए वो मतलब जब आपकी तो फोरकास्ट होती है ना, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होती, लेकिन उसकी करीब करीब होती है। जैसे हमने कल भी मेंशन किया था, परसों भी किया था, कि कुछ जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं, हैवी टू वेरी हैवी और एक्सट्रीमली एट टाइम्स। तो उस हिसाब से आप देखें तो उसमें जो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक स्टेशन है छोर, वहाँ पर 103 मिलीमीटर हुई है जो गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा इस एरिया में सिंध में, और इसी तरह से कराची में भी 102 हो गई। तो वो उमरकोट और कराची का गुलशन हदीद ये बराबर हो गए तकरीबन, तो ये एक्सट्रीमली हैवी फॉल में आ जाते हैं। राइट। तो शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। कल आपको दोबारा ज़हमत देंगे, कल आपसे फिर पूछेंगे कि क्या बन रहा है सिलसिला मौसम का, बादलों का, और ये जो डिप्रेशन आप कहते हैं ना ये समुंदर में बन रहा है, उसके 2-3 रोज बाद पता लगेगा कि उसका रुख कहाँ है। अच्छा, एक बात है कि चूंकि जिन जगहों पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जैसे साउथ में फॉर सम रीज़न डिफेंस वगैरह के इलाकों में इतनी बारिश नहीं हुई, सेंट्रल में तारिक रोड अतराफ पे भी बारिश तो मुसलसल हो रही थी, लेकिन वो 100 मिलीमीटर वाली बात नहीं मतलब हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ये वो बारिश थी जो कि आप थोड़ा सा घर से बाहर भी निकल सकते थे, इतना खतरे की बात नहीं थी। लेकिन जो थंडर था ना साथ, बहुत ज्यादा जो बिजली चमक रही थी, नाउ दीज थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग एंड हु डोंट लिव इन कराची, उनको लगता होगा कि मतलब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ये यहाँ कॉमन बात नहीं है। इसलिए जब आप ये देखते हैं होते हुए और फ्लैश हो रहा है, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल ही एक अननेचुरल फिनोमेनन लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और पता है क्या, मतलब हमने सारी उम्र अपनी मुख्तलिफ शहरों में गुजारी है, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में, बारिश
बारिश होती है, मानसून में तो सभी जगह बारिश होती है, 2-4 दिन का गैप आता है, 1 हफ्ते का गैप आता है, फिर शदीद हब्स होता है, गर्मी पड़ती है, बारिश हो जाती है। मतलब मुझे लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा कि कौन सा दिन गुजरा है कराची में जब बारिश नहीं हुई है या बूंदें नहीं पड़ी हैं। अब सो मुसलसल बारिश हुए चली जा रही है। खैर, मौसम की सूरत हाल, और बाय द वे जस्ट फुट नोट कि आप बलोचिस्तान में हमारे रहने वाले बहन भाइयों को ना भूलें। बहुत से इदारे हैं जो उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो इनकी मदद कर सकते हैं, ज़रूर की। बल्कि एक एक्सटेंडेड रिपोर्ट भी है हमारे पास बलोचिस्तान से, वो भी हम आगे जाके शो में आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि उधर क्या हो रहा है एंड हाउ यू कैन हेल्प। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं। शहबाज गिल की अगर हालत तशवीशनाक है, वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, तो उन्हें बिल्कुल तिब्बी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज रीडिंग एंड गोइंग थ्रू ट्वीट्स एंड मुख्तलिफ TV चैनल्स के क्लिप, माशाल्लाह इन साहब ने लोगों की बीमारियों के ऊपर किस किस किस्म का जुमला नहीं कसा और किस किस किस्म की ट्वीट नहीं की। इंसान कहना चाहे तो कह सकता है कि जो इन्होंने किया वो आज इनके आगे आ रहा है, लेकिन इनके साथ अगर ये बीमार हैं तो इनको इलाज की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। अच्छा जी, साथ ही आपको ज़रा रीकैप भी दे दें और बताएं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़े बन चुकी है और हुकूमत की ख्वाहिश थी शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लिया जाए। PTI इसकी मुखालफत कर रही थी और कल सुबह अदालत ने हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। फैसले से पहले PTI का क्या कहना था, सुन ले ज़रा। शहबाज गिल के साथ हमारी मुलाकात हुई जी, वो अच्छे स्पिरिट्स में ठीक हैं। उनके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था जिस वक़्त वो उनके इस्लामाबाद पुलिस के पास थे, और सारा मकसद इसका जो है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि कोशिश सारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद और फिर मजीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ। अगर शहबाज गिल को आज जो है ये फैसला गलत होता है, रिमांड में दिया जाता है, तो फिर PTI जो है वो पहरा देगी और जहाँ पे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टेक केयर करेंगे कि कोई उनसे बुरा सलूक जो है वो ना हो। मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा फैसला जो है वो देंगे और किसी तौर के ऊपर भी शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए इन लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, अदालती फैसला आने के बावजूद इमरान खान एक्शन में आए। हुक्म मिलते ही पंजाब इंतजामिया ने शहबाज गिल को अडियाला जेल से अपनी तहवील में ले लिया और मेडिकल के लिए रावलपिंडी के अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत आड़े आ गई। अडियाला जेल के गेट पर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान शहबाज गिल के हुसूल के लिए घंटों खींचातानी जारी रही। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तो परवेज इलाही को गवर्नर राज तक की वार्निंग भी दे दी। कोई सूबा वफाक के कवानीन के ख़िलाफ़ या आइन के ख़िलाफ़ बगावत कर दे तो उसके बाद आइन ये कहता है कि आप वहाँ की हुकूमत को डिसमिस कर सकते हैं, आप वहाँ पे गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन वो एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तवील प्रोसेस है। जी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब इलाज आइन के अंदर मौजूद है। हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। नहायत ही तदब्बर और फरासत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर जिम्मेदारी है। वो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला इमरान खान नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा जो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन के इस किस्म के इकदामात उठाए कि जिससे वो वफाक के या अदालत के या आइन के कवानीन से मुतसादिम होंगे, तो उसके बाद फिर आइन और कानून उसका ज़रूर इलाज बताता है। फिर वो ख़ुद अपनी हुकूमत को ख़तरे में डाल रहे हैं। चलिए, ये सारी स्टेटमेंट्स आपने देखी हैं और साथ ही पंजाब की इंतज़ामिया इमरान खान के मुकम्मल कंट्रोल में थी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहीं दिखाई नहीं दिए। वफाकी हुकूमत ने ये खींचातानी देख कर रेंजर्स तलब कर ली और अडियाला जेल इंतज़ामिया ने बिल आखिर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को तिब्बी मुआयने के लिए पिंस अस्पताल ले आई, जहाँ उनके टेस्ट किए गए और लगता है शहबाज गिल का रिमांड इमरान खान की अना का मसला बन चुका है। हालांकि वो शहबाज गिल के बयान की मजम्मत कर चुके हैं और कल तो PTI सेनेटर फैसल जावेद ने भी ऐवान में शहबाज गिल के बयान की खुलकर मुखालफत की। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई
करें, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। अच्छा जी, फैसल जावेद जो कह रहे हैं वो पीटीआई की पॉलिसी बयान ही लगता है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज गिल के मामले में तहरीक इंसाफ कानूनी तकाजे पूरे करने में रुकावट बन रही है। मतलब अदालत के फैसलों में ऐसा लगता है रुकावट मतलब बनना कोई बड़ी बात नहीं रही है इनके लिए। आपको पता ही है इससे पहले आइन और भी तोड़ चुके हैं। खैर, इदारों में बगावत पर उकसाने से जुड़ी एक और बड़ी खबर कल सामने आई। लसपेला हादसे के बाद जब कौम सोग में थी, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने भारतीय सोशल मीडिया टीम से मदद लेकर मुहिम चलाई। सुनिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट थे और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे, और ये मुख्तलिफ जो है नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे, और ये इन्वेस्टिगेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है इख्तिताम पे पहुंच रही है। इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना कोई मुहिब वतन ना बर्दाश्त कर सकता है, और ना कोई मुहिब वतन सोच सकता है कि इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी और उसमें हिंदुस्तानियों की एआनत भी शामिल हो। यानी ये अकाउंट जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 18 अकाउंट जो है वो इंडियन अकाउंट है, तो ये एक किस्म का पीटीआई का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अच्छा जी, ये सब कुछ तो हुआ। शहबाज गिल के मैं जरा बयानात और ट्वीट्स देख रहा था। मतलब इससे पहले उनका ट्वीट नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी शहबाज शरीफ जेल में जाते हैं तो बीमार उनका वतीरा बन चुका है। फिर मरियम नवाज साहिबा की 2019 की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जेल अमले को बुलाते रहे, उनके सीने में तकलीफ थी। तो आगे शहबाज गिल ने जवाब दिया कि क्यों सियासत नहीं हो रही क्या। फिर शहबाज गिल मुख्तलिफ ARY के प्रोग्रामों में बैठ के जो लोग जेल में होते थे उनकी बीमारियों को, पता नहीं क्यों ऐसे औरतों की बीमारी भी उतनी ही आम होती है जितनी मर्दों की बीमारी होती है, औरतों की बीमारी से तज़हीक आमेज़ लहजे में लिंक करने की कोशिश करते रहे। जब उन्होंने कोई किसी को कुछ बुरा भला कहना हो तो कुछ औरत का एक एलिमेंट बीच में डाल दो, ये तो उनकी बड़ी यूजुअल किस्म की प्रैक्टिस थी। एनीवे, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आमना आमिर पिम्स अस्पताल के बाहर हैं, उनसे बात करते हैं। आमना, व्हाट्स द अपडेट फ्रॉम पिम्स? एक तो बाहर का अहवाल बता दें कि क्या कोई रेंजर्स का भी जिक्र हो रहा था, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये पूरी तरह सिचुएशन हमें एक्सप्लेन करें वहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, जो शहबाज गिल को जब रात को लाया गया था तो पुलिस की जो है इस्लामाबाद पुलिस की काफ़ी सिक्योरिटी और नफरी मौजूद थी, और अस्पताल में वैसे भी जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल या इस तरह आता है तो ज़्यादा कर दिए जाते हैं। लेकिन कल जो सिचुएशन पैदा हुई थी उसके बाद पिम्स में भी सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया था, एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई है। और यहाँ पे जो शहबाज गिल जब रात को आए तो उनका जो है 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया था, जिसने इब्तदाई उनके टेस्ट किया, क्योंकि शहबाज गिल जब आए तो यकदम सुबह की निस्बत या शाम को उनको जेल से निकले तो बाकायदा उनकी ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो स्ट्रेचर पे लाए गए। लग रहा था कि उनको बहुत शदीद तकलीफ है, क्योंकि बाकायदा ऑक्सीजन और स्ट्रेचर पे एक चलता फिरता बंदा मतलब अचानक आ जाए तो उसमें तशवीश होती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके इब्तदाई टेस्ट किए गए। इब्तदाई जो टेस्ट किए गए आमना, उनके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, शुरू में ये भी इत्तलात पहुंची हैं कि भाई उनकी ऑक्सीजन मास्क ऑल्दो उन्होंने लगाया हुआ था, सर्टनली उन्हें बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा, लेकिन उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 थी, विच इज़ परफेक्ट, उनका बीपी भी सही था। तो उनकी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? अब तो पूरी रात गुजर गई, एग्जामिनेशन तो हो जाता है 2-4 घंटों में। जी बिल्कुल, उनकी बाकायदा तौर पे जो है जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसमें उनको जो डॉक्टर्स ने बताया था कि इनको बज़ाहिर कोई नहीं है, थोड़ा सा ECG में मामूली फ़र्क आ रहा था, जिसके बायस पुलिस और अस्पताल इंतजामिया ने डिसाइड किया कि उनको रात को हॉस्पिटल में ही रखा जाए। और उनका ये भी है कि आज सेशन जज जो हैं उन्होंने भी उनकी 9 बजे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट तलब कर रखी है, और जो रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर की गई है वो आज सेशन जज को भी पेश की जाएगी। और उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए गए थे, क्योंकि वो बारह उनको ये था कि उनके जो मुख्तलिफ अस्पताल को भी कहा जा रहा था उनके ब्लड टेस्ट किए जाएं ताकि मुकम्मल उनका चेकअप हो जाए। और बार बार जो कंप्लेंट की जा रही है कि वो शदीद बीमार हैं या उनको तकलीफ है, उसका भी जाहिर हो जाएगा। जो मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, ब्लड टेस्ट पर्टिकुलरली, उनकी रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएंगी और इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो आज अदालत में पेश कर दी जाएगी। और कल एक जो तस्वीर भी लीक की गई थी, आप शायद सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है, उसमें कुछ डॉक्टर्स थे जिनका मतलब वो मेडिकल बोर्ड
पीटीआई के कारकुन या ओहदेदार डॉक्टर्स थे वो जो। हाँ। तो मैं वैसे एक लाइटर साइड पे कहूंगी कि हमारे पाकिस्तानियों ने काफी एक इंडिया की फिल्म देखी है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो वो थोड़ा सा ना कुछ ऐसा लग रहा था कि इतने सीरियस मरीज के साथ अगर कोई पार्टी डॉक्टर भी हो तो इतनी इस तरह की तस्वीर ना कुछ जी, वो सेल्फी बनवा रहे थे ऐसे जैसे पोज कर रहे हो, उसमें माशाल्लाह एक डेंटिस्ट साहब भी थे। बहुत शुक्रिया ऑर्थो डेंटिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका आमना, थैंक यू फॉर कीपिंग अस। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या आपने क्या कहा? वो जो एक पीटीआई के हामी डॉक्टर्स ना शहबाज गिल के साथ ना वो स्टेथोस्कोप लेके एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई थी जिसमें वो लेटे हैं, उसमें डेंटिस्ट वगैरह भी शामिल थे। सो वो पीटीआई के अपने ओहदेदारान भी हैं। हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब आपका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे क्योंकि अब अदालत की जानिब से शहबाज गिल को वापस इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने के फैसले पर बहुत लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत जिस तरह अदालती अहकामात के सामने डट गई, ये भी कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ हुआ क्या। इस तरह कशीदगी बढ़ती रही तो अंजाम क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? आप पूछ रहे हैं अंजाम क्या होगा, तो मामला तो ये बड़ा सीरियस है, लेकिन मुझे वो शेर याद आ गया, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो पाकिस्तान में जो हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत ताकत है, तो उनकी अना जो है वो उल्लू बनी हुई है, और ये उल्लू जो है ये हर शाख पे बैठे हुए हैं। तो अंजाम गुलिस्तां जो है वो जैसा कि शायर ने आपको काफ़ी अरसा पहले बता दिया, मुझे तो वही लग रहा है। लेकिन गुजारिश यही है पंजाब गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है, उसका ख्याल रखें। जिस तरीके से इमरान खान साहब पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस ऑफिशल्स को फ़ोन करके अहकामात दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ लाई साहब नहीं है बल्कि इमरान खान साहब हैं। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज गिल क्या पकड़ लिया, कोई तोता पकड़ लिया जिसमें इमरान खान की जान है, तो ये भी एक तासुर गलत है। तो जो आइन और कानून कह रहा है उसके मुताबिक चले, वरना ये जो सिचुएशन है अगर ये इस पर काबू ना पाया गया तो आने वाले 3-4 दिन जो हैं वो बहुत हंगामा खेज हो सकते हैं। अगर अदालती अहकामात के सामने कोई भी डटेगा, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। अच्छा, दूसरा मीर साहब कह रहे हैं कि लगता यही है कि इमरान खान है वज़ीर आला पंजाब के और परवेज़ इलाही नहीं, लेकिन परवेज़ इलाही हमारे शो पे आके खुद कह चुके हैं भाई मैं ही हूँ, हालांकि पूरे मुल्क को वैसे कुछ और ही नजर आ रहा है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम शहबाज गिल वाले मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर साहब, अब शहबाज गिल दोबारा पुलिस के हाथ लगेंगे तो ये खदशा तो सर्टनली है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, और इस पर सबको तशवीश होनी भी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ उनके बयानात से ऐसे लग रहा है कि इस मामले से ज़्यादा इस बात पे परेशान है कि भाई इनको तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ कोई बयान लेने की कोशिश की जा रही है। तो आपको इनके तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न नज़र आता है, और मतलब ये बयान वाले मामले पे ज़्यादा वरीड हैं पीटीआई वाले? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि कहीं उससे कोई स्टेटमेंट ना ले ली जाए, इसका मतलब यह है कि उन्हें शहबाज गिल पे एतमाद नहीं है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उस पर एतमाद करना चाहिए। देखें ना, ये शहबाज गिल साहब पे 124A लगी है, सेडिशन, बगावत का मुकदमा है। ये सेम यही 124A जो है वो जवेद लतीफ़ साहब पे लगी थी जो आज फेडरल मिनिस्टर हैं। तो जवेद लतीफ़ साहब जो है उनका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया था और वो दे दिया गया था, और उनके साथ भी वही कुछ हुआ था जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है। लेकिन उन्होंने खामोशी से तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और अदालतों में पेशियां भी भुगतते रहे और फिर अल्टीमेटली रहा हो गए। और शहबाज गिल साहब जो है उनका सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है और 2 दिन का इस्लामाबाद पुलिस को और मिला है। तो जिस तरीके से पीटीआई रिएक्ट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको शहबाज गिल साहब पे इतना एतमाद नहीं है। अच्छा मीर साहब, अब ये तो एक केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शहीदों से मुतालिक ट्वीट्स का मामला भी है, तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग मामले में FIA से ताउन से इनकार भी कर चुकी है। ये सब देखते हुए आपकी ज़ाती राय या मालूमात जो हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का कोई चांस है? देखें, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो उस वक्त भी FIA नैब जो भी उनको बुलाता था वो उसके सामने पेश होते थे, और फिर जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो उसके बाद भी वो अदालतों में पेश हुए और FIA के सामने भी पेश हुए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उन पे मुकदमात दर्ज हुए थे 25 मई के बाद,
तो वो अदालतों में ज़मानत के लिए तो पेश हुए, लेकिन FIA के सामने वो पेश होने से इनकार कर रहे हैं। एक कानूनी नुक्ता निकाला उन्होंने कि FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के मामले में मेरी जवाब तलबी करे। मेरा एक ख्याल है कि अगर वो समझते हैं कि उन पे जो चार्जेस हैं वो फेक हैं, गलत हैं, तो उनको ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनके सामने पेश होना चाहिए। अगर वो पेश नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो अपना केस ख़राब करेंगे। और जिस तरफ हालात जा रहे हैं, आप तो बार बार ये कहते हैं ना कि आजकल इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, तो मैंने भी ये बात एक ऑफिशियल से पूछी कि भाई उनकी तो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? तो उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ भी बड़े पॉपुलर थे और बेनज़ीर भुट्टो साहब भी बड़ी पॉपुलर थी और उससे भी पीछे चले गए। उन्होंने कहा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बड़े पॉपुलर थे। तो जब कानून की गिरफ्त आती है तो पॉपुलैरिटी भी उस गिरफ्त में जकड़ी जाती है। तो ये इनका एक मौक़िफ़ है, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आइंदा क्या होगा। क्या तहरीक इंसाफ में इतनी सियासी ताकत है कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए तो वो उनको जेल से निकाल के बाहर ले आएंगे? पाकिस्तान की सियासी तारीख में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि बड़े बड़े सियासतदान गिरफ़्तार हुए लेकिन उनकी जो पार्टी होती है वो जेल से तो उनको निकाल के बाहर नहीं लाती। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें अदालतें जो हैं उनको डिफाई नहीं करना चाहिए अदालतों के सामने, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश हो जाना चाहिए, वरना आपका केस ख़राब हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। और रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीबडी, इमरान खान साहब का मोटो और नारा यही है। सो अब वो FIA के सामने पेश होने से इनकारी हैं। खैर, कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम माजी की कुछ मिसालें भी दे रहे थे। इनमें से कुछ मिसालें अल्टीमेटली पाकिस्तान के हक़ में जो कुछ भी जिस तरह से भी मुबैना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ वो सब कुछ। सो इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और सियासी मामलात को नेचुरली उनके अपने फ़्लो में हल होने देना चाहिए। सर जी, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज से शुरू हो रही है। सो इन केस यू डिड नॉट नो, हमने आपको बता दिया है, आज से बाकायदा इसकी समाअत शुरू हो रही है। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच है जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली केस की समाअत करेगा। ये रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63 की रोशनी में भेजा गया है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के फौरी बाद 4 अगस्त को हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की जानिब से तोशाखाना में की गई खुर्द बुर्द और बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। हुकूमत शुरू से ही पुरएतमाद है, इमरान खान की नाअहली पक्की है, लेकिन साथ ही उनको ख़तरा है कि इमरान खान अब भी लाडले हैं। जिसने पूरे का पूरा तोशाखाना खा गया, कई अकाउंट, मिलियंस ऑफ डॉलर, शहजादों की घड़ियां, वॉल क्लॉक से लेकर टिश्यू पेपर बॉक्स से लेकर टी सेट तक कोई चीज जो कि उसने तोशाखाना से ली और अपने एहसासों में जाहिर नहीं की, मिस डिक्लेरेशन इतनी बड़ी के बाद अगर वो उसके कागजात एक्सेप्ट हुए तो फिर ये अनोखा केस होगा, क्योंकि वो है अनोखा लाडला, बल्कि लाडला प्लस है। हुकूमत में भी लाडला था और ऑपोजिशन में भी उसको इसी तरह का लाडलापन जो है वो उसको पूरी हासिल रहता है। अच्छा, थोड़े से फनी एलिमेंट्स भी बीच में आ जाते हैं ना। इन्होंने अपनी स्पीच पूरी स्टार्ट ही की तलाल चौधरी ने कि पूरा का पूरा तोशा खाना खा गया, तो मुझे हंसी आ रही थी कि सब कुछ ही हड़प कर गए। बचपन में ऐसे इल्जाम लगाते थे, अम्मी हमारा बर्गर खा गया या हमारा सैंडविच खा गया, और फिर किसी ने एक छोटा सा बाइट भी लिया होगा ना कि तो सब खा गया। तो मुझे वो बात लगी। खैर, एनीवे, बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक तोशाखाना केस जो है वो खान साहब के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स खान साहब हैं और वो समझते हैं कि उन्हें नाअहल करने की साजिश की जा रही है। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो, नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। इसी पे बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। कंवर साहब, अब आज से चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो है फुल बेंच तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करने वाला है, तो क्या जो कुछ बाय द वे अब तक सामने आया है, आपकी नज़र में ये सॉलिड ग्राउंड है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सके? इस बेसिस पे क्या मुमकिन फैसला हो सकता है और कितना तवील ये मामला चल सकता है?
असूली तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो ये फैसला है ये विद इन 30 डेज में करने के मजाज है, तो ये स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया है। इसमें उन्होंने 2 आर्टिकल लगाए हैं, आर्टिकल 63A भी लगाया है और आर्टिकल 223 भी लगाया है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर तमाम हक़ाइक़ को देख लिया है, रिकॉर्ड भी चेक कर लिया है। उनका अंदरूनी तौर पर जो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो इमरान खान साहब ने 2019 में, 2020 में, 2021 में जो अपने असासाजात जमा कराए हैं सेक्शन 137 के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 का बड़ा अहम सेक्शन है 137, उसके तहत जो जमा करा तो आप रिकॉर्ड चेक कर लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उन्होंने उनके वकला पेश होंगे, वकला पेश ना हो तो तारीख 1-2 तारीखें ले लेंगे। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको ये कानूनी तौर पर ऐनी तौर पर बाउंड है कि वो इसको 3 या 4 सितंबर से पहले इसका फैसला सुनाए। तो ये सारे मामला आईनी और कानूनी है, इससे कोई फरार होना, मफरूर होना या गुरेज करना ये किसी पार्टी के इख्तियार में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर इन्होंने हक़ाइक़ सामने ना आए या उन्होंने अपनी जो जितने असासाजात जिसको आईनी और कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट है वो पेश ना किए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी तौर पर हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में आर्टिकल 62A(F) के तहत कार्रवाई करने का मिजाज है। अच्छा कमर साहब, हुकूमत ने तोशाखाना रेफरेंस तो ऑब्वियसली किया ही, लेकिन अभी ममनुआ फंडिंग वाला रेफरेंस बाकी है जिसमें कुछ ताख़ीर भी हो रही है। बहरहाल आपकी नज़र में इन दोनों में से ज़्यादा मजबूत केस जो है वो आपको कौन सा लग रहा है? किस में ज़्यादा चांस है कि खान साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके? जी, कार्रवाई तो आईनी तौर पर सबके बारे में सब बराबर मसावी सब मामला केसेस है। मसलन ममनुआ फंडिंग केस को जब्त करना, ये भी सेक्शन 204 के तहत और सेक्शन 215 के तहत ये भी कानूनी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शौकात नोटिस जारी कर दी है। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक बहुत अहम सियासी जमातों की तरफ हुकूमत की तरफ से आया, ये रेफर किसी फर्द वहद की तरफ से नहीं आया, ये इत्तेहादी हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए भिजवाया। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इस लिहाज से कि हुकूमत की तरफ से आया है। और दूसरी तीसरा ममनुआ फंडिंग है, और साथ उन्होंने एक और जो नोटिस जारी किया हुआ है वो ये है कि जब आपने हमारे यहाँ सियासी पार्टी के सरबराह की हैसियत से आप जो डॉक्यूमेंट जमा कराए वो हक़ाइक़ के बरक्स है, इसमें झूठ है, उसमें गलत बयानी से काम किया गया है, उसमें भी हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, उसमें आपने ये सर्टिफिकेट दिया है कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ के सामने आ गया, ये साबित हो गया कि हमारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट की रोशनी में, बाकी इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में इसमें आपने हक़ाइक़ छुपाए और इसमें ममनुआ फंडिंग मौजूद है। और ममनुआ फंडिंग के बारे में हमने आपको नोटिस भी जारी किया हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ भी हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कर सकता है। तो ये सारे काफ़ी मसाइल जो है इमरान खान साहब आईनी और कानून के गिरदार में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों केसेस आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज से समात शुरू हो रही है। तोशाखाना मामले की इलेक्शन कमीशन में फुल बेंच ये समात करेगा। इस बारे में ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मेरा ख्याल है बिल्कुल स्टार्ट होने जियो न्यूज़ वुड कीप यू पोस्टेड अबाउट इट एज वेल। हम अपडेट्स तो आपको देते ही रहेंगे। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचाई हुई है। अम्बात भी सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान में ही हुई हैं। बाज़ इलाकों में सैलाबी रेले कई दिन हो गए हैं इनको गुजरे हुए, लेकिन लोगों के पास अभी तक कोई ठिकाना नहीं है और हुकूमती इमदाद के लोग मुंतज़र हैं। तारिक अबुल हसन जियो न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं इन इलाकों से। ये देखिए, नूर मोहम्मद गोट है। बचाव बंद टूटने से नहर का पानी तेजी से गांव में दाखिल हुआ और दर्जनों घर बहा कर ले गया। यहां के लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर फाटी नहर पर बचाव बंद दोबारा तामीर किया जाए और इन लोगों को घरों की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाए। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, उथल, लज़बेला, बलूचिस्तान। थैंक यू तारिक अबुल हसन। ब्रेकिंग के जिनका सब कुछ लुट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कुछ नहीं रहा। उनकी एक ही डिमांड है कि बस बंद बना दो कि हमें पानी से हम बच सकें। जिंदा रहने का कोई सामान नहीं बचा, जान बच गई बस। मतलब आप हालात देखिए कि माल मवेशी, घर ख़त्म हो गया, माल मवेशी ख़त्म हो गए। किस चीज़ की ज़रूरत की बात हो रही है? पीने के पानी की। मतलब कुआं था, एक कुआं भी टूट गया और कुएं में सर्टनली सैलाब का गंदा पानी भर गया, तो पीने के लिए पानी भी अब दस्तयाब नहीं है। ये हालात हैं।
और बच्चियों के जहेज चले गए, बच्चों की किताबें चली गई, जो इन्होंने बचा कुचा इनके पास था, एवरीथिंग इज़ गॉन। यहाँ मैं लोगों को इम्प्लोर ज़रूर करूँगी कि अगर आपको वो 2005 का ज़ल्ज़ला याद है ना, और जिस तरह उसके लिए मदद की गई थी, ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। मतलब डिज़ास्टर कैन कम इन मैनी फॉर्म्स एंड वेज, एंड दिस इज़ अ वेरी सिमिलर डिज़ास्टर जहाँ लिटरली लोग और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, हैं, ये घर तो तबाह हुए हैं। मतलब बड़े बड़े शहरों में हाल ये हो रहा है कि कराची से हैदराबाद जाते हुए ये गाड़ी बह गई और इसमें 7 अफराद जो सवार थे अब तक वो लापता हैं। सो ये हमारी सूरत हाल है, और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी प्रायोरिटीज़ देखिए। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बात भी करते रहते हैं। रिसेंटली आपने एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें खातून थी, अपने बच्चे की एपिलेप्सी की दवाइयों के लिए रो रही थी कि वो दस्तयाब भी नहीं है, और जब मिल जाती हैं तो कितनी महंगी होती हैं। तो उस हवाले से ये वो वीडियो है, हम आपको एक दफ़ा मिफ्ता इस्माइल साहब तक ये हामिद मीर साहब ने वीडियो पहुंचाई भी थी, उसमें उनका जवाब भी आया था। लेकिन बहरहाल जब आप दवा ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं ना, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने वालिदैन के लिए, आपको कोई भी तौजी या कोई भी रीज़न समझ में नहीं आती है। बिल्कुल, और ख़ासतौर पे एक कोई चीज़ बड़ी सिंपल सी हो जो दस्तयाब भी हो रही हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, और एकदम से वो मार्केट से गायब हो जाए, तो और उसकी रीजनिंग भी वो दी जाए जो आपकी समझ से बाहर हो, तो बात ज़रा मुश्किल होती है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत जोर पकड़ गई है, और बुखार कम करने जैसी बुनियादी दवा भी आवाम को मुश्किल से मिल रही है। और वक्त आ गया है कि हुकूमत इस आंख मचोली को ख़त्म करे, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी ऑब्वियसली के साथ बैठकर इन मसाइल का हल निकालें। देखिए, बैठकर बातचीत के ज़रिए ही इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वजारत हेल्थ सर्विसेज ने 35 अद्वियात की कीमतों में फौरी इजाफे की समरी बनाई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, और बड़े महीनों से मामला लटक रहा है। इन अद्वियात में कैंसर, दर्द दूर करने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात सामने रखकर हुकूमत से कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। इंडस्ट्री का कहना है कि दुनिया में अद्वियात के खाम माल और पैदावारी लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है, और इसका असर अद्वियात की किल्लत की सूरत में लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और खदशा यह है कि दीगर अद्वियात की सप्लाई भी मुतासर हो सकती है। अभी तो मुतादिद ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी शामिल हैं जो नहीं मिल रही हैं। सो ये मसला कैसे हल किया जा सकता है? क्या रिजर्वेशंस हैं अद्वियात बनाने वाली कंपनियों की? पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों की अंजुमन फार्मा ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा टामी हक साहिबा हमारे साथ मौजूद। सलाम आयशा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आयशा, जब भी हमने इस टॉपिक पे बात की है तो रीजनिंग हमें हमेशा आगे से यही मिली है कि देखें, एक तो इसमें नंबर 1 कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि खाम माल भी हमें नहीं मिल रहा है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। आर दीज द रीजंस जिस वजह से हमारे यहाँ इतनी शदीद शॉर्टेज ऑफ कॉमन ड्रग्स, मतलब सर दर्द आप कर लें, एंटीबायोटिक्स आप जो कि बड़ी कॉमनली दस्तयाब अदरवाइज होती हैं? अच्छा, आप लोगों ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की थी। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया है और एक मौका दिया है कि थोड़ी सी लोगों को समझा दे कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो रादर देन मैं दोबारा उसको ही बहराऊँ, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। आप क्या समझते हैं कि जो ड्यूटी है, जो फ़र्ज़ है ड्रग सप्लाई करने की, वो किस पे पड़ती है? वो हुकूमत पे पड़ती है कि किसी कंपनी पे पड़ती है? मेरे ख्याल में आप अगर आप एक हेल्थ जो है, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, ये सब हुकूमत के हिस्से में आते हैं। और मैं समझती हूँ कि जैसे आपने कहा था कि एवरीवन शुड सिट डाउन और एक डिस्कशन होनी चाहिए, तो अगर आप देखें जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था अबाउट दी पेट्रोल प्राइसेस, उन्होंने कहा था कि मैं एक 4 व्हील ड्राइव चलाता हूँ, लैंड क्रूज़र, और मेरे पास ये इतनी पैसे हैं कि मैं उसका पेट्रोल डाल सकता हूँ। तो वाई शुड आई मुफ्ता इस्माइल गेट सब्सिडाइज पेट्रोल? बिकॉज हमारे पाकिस्तान में सब्सिडी होती थी पेट्रोल पे, तो वो जो सब्सिडी है वो या अमीर हो या गरीब सबको मिलती थी। अब मेरा ये ख्याल है कि ये आपको मेडिसिन पे भी करना चाहिए। जो गरीब है दे शुड गेट फ्री मेडिसिन, गवर्नमेंट शुड बाय देम। ये जो हमारी हुकूमत है वो ख़रीदनी चाहिए, टेंडर्स निकाले, ख़रीदे, हॉस्पिटल्स में इनको आप अवेलेबल करें। लेकिन ये तो नहीं है कि किसी एक कंपनी का ये होता है कि उन्होंने पूरे 230 मिलियन पीपल को फ्री मेडिसिन देनी है।
वो बिल्कुल पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबसे सस्ती दवाई हैं दुनिया की, तो वो तो मैन्युफैक्चर हो रही है और होती रहेंगी, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में वो अब हुकूमत पे पड़ती है, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हर पाकिस्तानी को हेल्थ फैसिलिटीज़ दे, और उसमें मेडिसिन्स भी शामिल है। तो हमारा ये कहने का है कि आप हमें ऐसी जो हमारी जो प्राइसेस कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट, बाय द वे हम खुद प्राइसेस नहीं बना सकते ना हम कुछ कर सकते, हमारी प्राइसेस 100% कंट्रोल्ड है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसे नहीं है जिसके 100% प्राइसेस कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में 100% कंट्रोल्ड है। आप जी आयशा, सॉरी, ये है कि यू नीड टू थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए हर एक चीज में। अच्छा, मगर और 100% कंट्रोल पे आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड कर दें तो वो भी आपको पता है फ़ायदा उठाने वाले लोग और कंपनियां भी बहुत होती हैं। कोई नहीं कह रहा है, सॉरी मैं आपकी वो कथा कलामी कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि इसको आप अनरेगुलेटेड करें। इंडस्ट्री सालों से गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है और कह रही है कि आप एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट लें WHO का, उसको आप कंट्रोल करें, और जो बाकी है उनको आप ओपन मार्केट पे डाल दें एंड लेट द कंपनीज कम्पीट। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये होगा कि नंबर 1 क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बिकॉज अगर आपने कुछ बनाना है, आपका प्राइस कंट्रोल नहीं है, आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा आप दूसरे के साथ, तो आपने प्राइस भी नीचे रखना होगा, आपने क्वालिटी भी अच्छी देनी होगी। ये सारी चीज़ें ये दुनिया में हो रहा है। आप बेशक आप जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको कंट्रोल करें, ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। आयशा, इस वक्त जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कॉमन ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर नॉन अवेलेबिलिटी है तो उसका रीज़न क्या है? मतलब मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन चूंकि ये एक तनाज़ा बना हुआ है हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही या बन ही नहीं रही। ये इसका ये बेसिक बता दें। ओके, सो बेसिक ये है कि आई कैन ओनली, मैं सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात कर सकती हूँ, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 100% जितनी भी हमारे कंपनीज के ड्रग्स हैं, हमने गवर्नमेंट को भी लिख के बताया है कि सारी मैन्युफैक्चर हो रही है। कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। कोई, जैसे आपने एपिलेप्सी की बात की, कोई ऐसी ड्रग्स है जिनका एक इंग्रेडिएंट होता है और वो एक साइकोट्रॉपिक कोटा के थ्रू आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो लोग बोर हो जाते, लेकिन वो कोटा गवर्नमेंट हमें देती है। वो एक इंटरनेशनल कोटा है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड से लेती है, फिर पाकिस्तान में देती है ना। ये फरवरी में देना चाहिए, हम एंड ऑफ अगस्त तक आ रहे हैं और ये अभी तक कोटा दिया नहीं गया है। तो जब कोटा डिले होता है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। नहीं तो क्या वजह बताई गई है? इतनी एसेंशियल चीज़ है और ये आपको नहीं कोटा मिल रहा? ये हर साल हमारे साथ ये होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये होता है कि कोटास डिले होती है, और ये किसी की समझ में नहीं आती कि क्यों होती है डिले। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, कॉफ एंड कोल्ड मेडिसिन है। हमें एंड ऑफ अगस्त में आ रहे हैं, बाय नेक्स्ट मंथ कॉफ एंड कोल्ड सीजन शुरू होगा। अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं होंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी लोगों को, जो कि अभी भी हो रही हैं। अब ये बताइएगा आयशा साहिबा कि देखिए, सर्टनली लोगों की मुश्किलात आर द प्रायोरिटी। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, इसको हल कैसे किया जा सकता है? मतलब आप लोग किस किस से राब्ते में हैं? और हम उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई दिस इज़ सीरियस इशू, इसको तो प्रायोरिटी बेसिस पे बैठ के हल करना चाहिए। जी अब्दुल्ला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत जैसे मैंने कहा था कि सदियों से तो हम बात करें गवर्नमेंट से कि आप इसको स्ट्रीमलाइन करें, इसको ठीक करें। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके साथ हमने बहुत लंबी डायलॉग की थी और बहुत लंबे डिस्कशंस हुए थे कि ये डीरेगुलेशन, पार्शियल डीरेगुलेशन होगी इंडस्ट्री की, और एसेंशियल ड्रग्स कंट्रोल और बाकी डीरेगुलेटेड। इसमें हम समझते हैं कि एक तो इंडस्ट्री की वो बेहतरी होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप सोचें कि पाकिस्तान में कोई 700 कंपनीज़ है, और ये 700 कंपनीज़ में से 100 कंपनीज़ के पास 98% मार्केट शेयर है। तो आप खुद सोचें कि 600 कंपनीज़ क्या कर रही हैं। ये भी सोचने की बात है। दूसरी, पाकिस्तान में स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ से सस्ती मेडिसिन बाहर जाती हैं और ग्रे चैनल्स के थ्रू मेडिसिन आती है। ये इम्पोर्ट नहीं है, ये स्मगलिंग है, और इट्स अ ह्यूज लॉस। एक्सचेकर को ह्यूज लॉस है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली टैक्सेस, रेवेन्यूज़ वगैरह लूज़ करती है, और ये भी नहीं पता होता है कि ये असली चीज़ है कि नहीं।
बिकॉज जो ग्रे चैनल्स के थ्रू आता है वो किसी लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेशन उसकी कुछ नहीं होती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ये 10-15 मिनट्स के सेगमेंट में हम क्या कह सकते हैं। हम रोना भी नहीं चाहते, मैं सिर्फ कह रही हूँ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है उनको हेल्थ केयर देना है पूरी। अच्छा आयशा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपने बीच में डाला है कि यहाँ से दवाइयाँ बल्क की सूरत में स्मगल हो रही हैं, इवन थ्रू एयरपोर्ट्स कहीं बाहर लेके जाया जा रहा है। मतलब ये आप कह रही हैं कि इस तरह दवाइयाँ यहाँ से निकाली जाती हैं? जी, ये KPRs के थ्रू ये बाहर जा रही हैं, बहुत सदियों से हो रहा है। आई मीन एक ज़माने में थायरॉक्सिन जो था वो 7 पैसे का टैबलेट था और कहीं दुनिया में आई मीन उसके इट वाज लाइक मे बी 10-15 टाइम्स उसका प्राइस था बाहर। तो ये जाके पूरा स्टॉक उठाते थे मार्केट से और निकाल देते एंड फिर स्मगल थायरॉक्सिन आती थी और लोग उनको ख़रीदना ही पड़ा। तो जब लोगों ने ख़रीदा ऑब्वियसली दे वन पेइंग 7 पैसा, 1 रुपया 150 इस तरह की प्राइसेस दे रहे थे पर टैबलेट। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा देखा कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उन्होंने फिर प्राइसेस की एडजस्ट की। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक नहीं रखेंगे चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी फॉर वेरियस रीजंस। और ये नहीं है कि मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी बिकॉज ये स्मगल हो जाएंगी। होर्डिंग होती है बहुत ज़्यादा, फिर जब कोई क्राइसिस होता है फिर लोग निकालते हैं। और होर्डिंग जो होती है वो कंपनीज नहीं होर्ड करती हैं, वो मार्केट्स में होर्ड होती है। अच्छा आप ये बताइएगा इस तराजे का हल निकलने की कोई उम्मीद है? मतलब मार्केट की डायनामिक्स आप सामने रखते हुए और आपका ये जो प्लान है कि भाई एसेंशियल्स को आप रेगुलेट करें, बाकी आप ओपन मार्केट छोड़ दें, इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है, होगी? कब तक ये मसाइल आप, क्योंकि आप लोग तो महीनों लिटरली सालों से लगे हुए हैं बात करने के लिए। ये पेशरफ्त तो इतनी हुई है कि इसकी लेजिस्लेशन भी लिखी गई, वो भी चेंज हुआ, फिर दोबारा लिखी गई। आई मीन ये है कि अगर कोई सीरियस हो प्रॉब्लम हमारा है कि हमारे गवर्नमेंट्स वो सिर्फ पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस में डूब जाते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि ओके अब इलेक्शन आएगा 1 साल में, हम 1 साल में ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी जो है ना वो मारा जा रहा है। और सॉरी मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात पूछना चाहती हूँ। आप देखें लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं मेडिसिन के लिए, वो कहते हैं कि ये तो फ्री होनी चाहिए या ये सस्ती होनी चाहिए, जो भी है वो मैं कहती हूँ सही है। लेकिन ऑब्लिगेशन जो है वो फ्री या सस्ता मेडिसिन प्रोवाइड वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट। You are right to I want to say one thing and that is कि आप सोचें कि लोग जाके सुपारी खरीदते, छालियाँ खरीदते for 10 rupees a packet, which is something जो आपको माउथ कैंसर दे सकती है। तो आप सोचें कि बाइंग पावर तो है लेकिन प्रायोरिटी मेडिसिन की नहीं है, प्रायोरिटी है कि हम इस तरह की चीज़ें ले लेंगे और और सिगरेट भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा टामिया साहिबा, मौक़िफ़ दे रही थी फार्मास्यूटिकल्स का। अब वी होप कि इस पे कोई पेशरफ्त हो और हुकूमत वक्त जो है कुछ सीरियसली बात करे इस मामले और साथ बैठें और इसका कोई हल निकालें, क्योंकि ये कोई 2 हफ्ते पहले पुरानी बात नहीं है, महीनों, ये तो साल मेरा ख्याल है कि शुरू ही इस तरह हुआ है कि लोगों को वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और लिटरली ढूंढा के कहीं बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री इसलिए करूँगी, आयशा साहिबा से भी बात हो रही थी कि दवाई ऐसी चीज़ है और ऑब्वियसली जान का ख़तरा जब हो तो लोग पैसे दे भी देते हैं, मतलब जितने की भी मिल रही हो, बिकॉज वी हैव सीन इट हैपन, वी हैव डन इट आवरसेल्फ कि जब नहीं मिल रही हो, कहीं से मंगवानी भी हो, डबल प्राइस पे भी मिल रही हो, तो ज़रूरत है उसकी। मतलब आप कोविड के दिनों की वो सूरत हाल देख लें कि सैनिटाइजर कितने पैसों के मिल रहे थे, इतनी सी बोतल, और लिए लोगों ने, जब जरूरत पड़ गई तो लिए, क्योंकि लेने तो हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और मैच है भाई आज, और पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरा वनडे जो है आज खेला जाएगा। और दुनिया की बेहतरीन टीम नीदरलैंड्स, मतलब प्लीज जीत तो गए थे हम पिछली बार, लेकिन ये भी जीत थी कोई। रॉटरडैम में खेला जाएगा यह मैच और
1-0 की हमें ऑल्दो बरतरी हासिल है, जिस पे हुमा को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी। पहले मैच में फ़खर जमान ने सेंचुरी बनाई, बाबर आजम ने 74 रन बनाए, लेकिन बॉलर्स वो कारकर्दगी, इमामुल हक भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। बाय द वे, दूसरे मैच की फाइनल 11 क्या होगी इसका फैसला तो अभी नहीं किया गया। दोपहर 2 बजे होगा ये मैच, और ये मैच आप देख सकेंगे जियो सुपर पर बराह रास्त, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। लिटरली जब हमने वीडियो देखी और देखी हमने फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ है, मतली सी कराहियत और उन लोगों की शक्लें और उन लोगों की प्रोफाइल्स भी आपको पता है ना, उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल, और उसके बाद उनके सियासी बैनर और सियासतदानों के साथ तस्वीरें। हम परपेट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो पकड़े भी गए हैं, एक्सेप्ट वो अना शेख जो है, जिसके जूते चटवाए जा रहे थे। पता नहीं कितनी बड़ी अना है उस औरत की। और जिन्होंने, वैसे तो नहीं हो सकता कि आपने फॉलो ना किया हो, लेकिन छानबीन के बाद पता यही चला है कि दरअसल ये वाकया फैसलाबाद में पेश आया है, जहां मेडिकल की स्टूडेंट हैं, उन पर अगवा के बाद तशद्दुद किया गया है, सर के बाल और भवें काट दी गई हैं, और इसे ऑब्वियसली हर तरीके से हरासा करने और इंसानियत सोच सलूक के बाद वीडियो भी चढ़ा दी गई ताकि ज़रा कुछ रह गया था तो वो भी सामने आ जाए। अच्छा, मुतासरा लड़की का ये कहना है कि भाई इसकी सहेली का वालिद इससे शादी करना चाहता था, इनकार पर इसको और इसके भाई को, इसकी भाभी को घर से अगवा किया गया। पहले भाई की इत्तलात थी, अब भाभी बताया जा रहा है। जूतियाँ चाटने वाली वीडियो तो आपके सामने ही है। लिटरली हमें बोलते हुए कराहियत महसूस हो रही है। ये लोग ये करवा रहे थे और उसके बाद उसकी वीडियो बनवा रहे थे और ये कह रहे थे कि इस जूते पे तुम्हारी ज़बान नहीं लगी, ये जो जूता चूम रही हो इस पे ज़बान भी लगाओ। अस्तग़फिरुल्लाह। गिरफ्तार किया गया अब्दुल्ला, वो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो क्या, चले उस शेख साहब जो था दानिश शेख, उसको तो गिरफ्तार कर लिया अपने साथियों के साथ, तो लेकिन जो खातून को किया गया वो क्या मेड है या बीवी है? अब ये भी इत्तलात हैं कि वो सेक्रेटरी है, इससे उसने शादी भी की हुई है, वो पहले मेड थी। शौक वो पहले से हाँ, और वो बेटी क्या, जिसकी वो बेटी का क्या चक्कर था, मतलब जिसकी जूतियां चटवाई जा रही हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कुछ कंफ्यूजन भी है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए उमर सईद मलिक साहब से हम बात करते हैं, फैसलाबाद के CPO हैं, हम ज़रा चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे हम तफसील जानेंगे इस मामले की। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त दिया। सर्टनली पूरी कौम ही इंतज़ार में है कि इन मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दी जाए, इबरत का निशाना बने। इन्फ्लुएंशल बहुत हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, इबरत का निशाना लेकिन इन्हें बनना चाहिए। अब ये वाकया सामने आया है तो पहले तो आप बताएं कि पुलिस तक कैसे ये खबर पहुंची? सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई कंप्लेन आई या फिर किसी और ज़रिए से आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया, और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये वाक़या इसी तरह हुआ है कि ये वायरल हुई जब हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हमने इसको देखा, कंप्लेंट से रब्ता किया, उसने एक एप्लीकेशन दी। इमीडिएट हमारा ये था कि वो एप्लीकेशन में जो जो दफ़ात अट्रैक्ट करती हैं हम वो FIR रजिस्टर करें। 42/22 हमने FIR जो वुमेन पुलिस स्टेशन में की। वुमेन पुलिस स्टेशन इसलिए कि वो खातून थी, हम चाहते थे कि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, हमारा जो खातून है कंप्लेंट है वो रहे। फिर उसके बाद हमने जो मुल्ज़मान थे वो अरेस्ट किए, और एज वी स्पीक तो जो मेन मुल्ज़म है दानिश वो अरेस्ट हो चुका है। अभी तक जो आपने जो क्वेश्चन किया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन पे, अभी ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो मुल्ज़म है ये रिमांड पे हैं, और रिमांड का मतलब ये है कि इसमें जो रिकवरी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन की रिकवरी है, उसका फोरेंसिक एनालिसिस है। इसके अलावा हमने कुछ फोरेंसिक टेस्ट करवाने हैं, जिसमें फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट होता है, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, और मुख्तलिफ जो हैं फोरेंसिक टेस्ट हैं। उस टेस्ट करने के बाद फिर हम एक हतमी आपको ओपिनियन देंगे, और वो हम मीडिया से डेफिनेटली शेयर करेंगे। सब पुलिस के डर से तो लोग वैसे ही बहुत कुछ उगल देते हैं, तो इनिशियली बहुत कुछ पता चल ही जाता है, फोरेंसिक वगैरह तो होती रहेगी। तो आप लोगों का दावा है कि तमाम मुल्ज़िम जो हैं वो गिरफ्तार तो कर लिए, तस्वीर भी वायरल हो गई, हमने देख ली। किसी ने कुछ तो बताया होगा कि मामला हुआ क्या था और बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि एक लड़की के साथ ये सलूक किया जा रहा है। कोई इनिशियल तो कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी या खामोश बैठे ऑफिशियल स्टोरी क्या है? जाएं जी फोरेंसिक कराएं, हम कुछ नहीं बोल रहे। 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक खातून है माहम,
और जो मरकज़ी मुल्ज़म है जिसके गिर्द ये सारा वाक़या चलता है वो शेख दानिश है, वो गिरफ़्तार हो गया। और हमारा मेन टारगेट भी ये था कि हमें यही था कि ये वीडियो इस हद तक वायरल हो चुकी थी कि हमें ये खदशा था शायद उसके पास भी पहुँचे और वो कहीं से एब्सकॉन्ड ना कर सके, मगर इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और हमने फिर मोबाइल डाटा की वजह से उसकी हमने मोबाइल डाटा यूज़ किया और हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस था वो किया और हम मुल्ज़म तक पहुँचे। और शेख दानिश जो है इस वक्त हवालात की सलाखों के पीछे हैं। अब सवालात तो आप करें, उनके जवाब भी हम भी आपसे पूछ रहे हैं और आपको पता भी होना चाहिए। और ये जो अना जिसके जूते चटवाए जा रहे हैं उसको भी ECL पे डालना चाहिए अव्वल तो। हाँ, मतलब वो भाग गई तो क्या करेंगे आप? मतलब ये बताइएगा, अब मुल्ज़मान का ताल्लुक उनकी बड़े रहनुमाओं के साथ, साबिका हुकूमत के कुछ वज़रा के साथ तस्वीरें भी हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं, तो बच निकलने के चांसेस भी सर्टनली अमीर लोगों के ज़्यादा ही होते हैं, प्रेशर भी डालते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मुतासरा खातून और उसके घर वालों को आप लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? जी, जो आपने पॉइंट रेस किया है कि वो मुल्ज़म बाअसर हैं, मैं नहीं समझता कि रियासत से ज़्यादा कोई मुल्ज़म, कोई शख्स बाअसर हो सकता है। रियासत जब एक शख्स को प्रोटेक्शन देती है जिस तरह हम इस कंप्लेंट को देंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा, हम उसको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने इस पे नोटिस लिया है, मेरी इंस्पेक्टर जनरल साहब की हदायत हैं कि जो मुद्दई है उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए और साथ साथ जो इसमें 100% जो है मेरिट इंश्योर करेंगे। हम समझते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है और ये उसके साथ ये वाक़या पेश है जो किसी भी खातून के साथ हो सकता है। हम इस तरह इसको एक इबरतनाक जो है मुल्ज़म को सज़ा दिलवाएंगे ताकि ये कल को किसी और के साथ ये वाक़या पेश ना हो सके। उमर सईद मलिक, फैसलाबाद पुलिस ऑफिशियल, इफ यू गाइस आर डिसअपॉइंटेड कि कोई इन्फॉर्मेशन मजीद नहीं मिली तो हम भी डिसअपॉइंटेड हैं। चैंपियन इज वेटिंग फॉर अस। यू नो, हमारी एक्साइटमेंट लेवल से आपको नहीं पता लगा कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले नू दस्तगीर भट्ट वतन वापस आ गए और आते ही हमने तो आप लोगों से वादा किया हुआ था कि वो जैसे ही आएंगे हम अपने शो पे उनको ले आएंगे और उनसे बातें करेंगे। जानजी बन गई इनका, तो इतना शानदार इस्तकबाल हुआ, बगियां शगियां, ढोल शोल, फूल शूल सब कुछ था और होना भी चाहिए था। इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, अपने घर पहुंचे, घोड़ियों के रक्स भी हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें। सो वेले भी हुई इस मौके पे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं नू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और यू नो, पहला गोल्ड मेडल था ना कॉमनवेल्थ का, तो उसकी खुशी ही कुछ और थी। मतलब एक खुशी भी थी और भट्ट साहब हम अगर आपको बताएं कि थोड़ा सा शौक भी था। वी कुडंट बिलीव कि हमारा कोई गोल्ड मेडल हो सकता है। क्या हाल है आपका और कैसा फील कर रहे हैं आप? भट्ट साहब थोड़ा सा माइक जो है ना करीब कर लीजिएगा ताकि हम तक आवाज़ ज़रा सही पहुँचे। जी सही आ रही है। कुछ आपके तासुरात का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि कारकर्दगी तो हमने आपकी देखी और सरप्राइजिंगली आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं फॉर समबडी हु हैज़ अचीव्ड सो मच। तो कुछ बताइए कि क्या वो फीलिंग थी जब आपको ये यकीन हो गया भाई मैं ही हूँ और मैं ही जीता हूँ? मैं तो 12 साल के तक वाले साहब ट्रेनिंग पे लगाते हुआ था कि हमने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पे मेडल लेना, पाकिस्तान के लिए। तो ये तैयारी जो है 12 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं मैंने वहाँ पे गोल्ड किया ही गोल्ड के लिए था और हमारी इस नीयत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था कि हम सिल्वर लेना या ब्रॉन्ज लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की हुई थी तो अल्लाह ताला ने उसका हमें फल दिया और अल्लाह का शुक्र है कि बढ़ आगे वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम में भी कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड भी लिया और साथ में टीम रिकॉर्ड भी किया। अच्छा नू, ये बताइएगा कि एक होता है ना कंपटीशन में जाने से पहले, एज इन वहाँ मैदान में उतरने से पहले का कॉन्फिडेंस, तो आपको यकीन था अपने कंपेटिटर्स, अपने हरीफ भी बंदा ज़रा स्टडी करता है कि भाई हाँ ये वाले मुकाबले में मेरा गोल्ड का चांस है? जी, जो लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम थी 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज हो गया था। एक लिफ्ट जो थी ड्रॉप होने की वजह से
तो वो क्योंकि हरीफ जो मेरे साथ इस वक्त जो सेकंड प्लेस में जो सिल्वर हमारा ज़रा ना बड़ा ही डिस्टॉर्टेड रहा और वी आर सो सैड अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। या वी आर लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि हमने बहुत ही इनसे गप्पे वगैरह लगानी थी और कितनी अजीब बात है, कॉमनवेल्थ जब वहाँ थे तो क्या ज़बरदस्त राब्ता था हमारा, जब वो वापस आ गए हैं गुजरांवाला तो हमारा राब्ता ये थोड़ा सा सूरत हाल है इंटरनेट की गुजरांवाला में। भाई नू भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम विदाउट डिले बात करेंगे कुछ ही देर में। बात करेंगे कुछ ही देर में मैंने इजाफी कर दिया है। हाँ, क्योंकि वो जो एक विजुअल आपको दोबारा दिखाएंगे, आपको पता है एक गाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे जो कि हैदराबाद जाते हुए इतना कराची से हैदराबाद जाते हुए M9 मोटरवे लिंक रोड पर ये ऐसे सैलाबी रैली की थे ज़द कि में आ लिटरली गई। ये गाड़ी जो थी ये बह गई। इसके अंदर 7 ऑक्यूपेंट्स थे, एक ड्राइवर, मियाँ बीवी, 4 बच्चे और गाड़ी उसके बाद बहुत ही बैटर्ड हालत में मिली, लेकिन अंदर जो मुसाफिर थे उनमें से कोई नहीं मिला। तो अब वो फैमिली की तस्वीर जो है वो सामने आ गई कि एक्चुअली अंदर कौन सी फैमिली थी जो कि ट्रैवल कर रही थी। अभी तक ये ये ड्राइवर है और और इसके साथ जो फैमिली की तस्वीर है, मतलब बहुत ही दिलखराश ये वाक़या। कहते हैं ना घर से निकले होंगे तो पता भी नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लापता हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है, मतलब जहां आपको ऑलरेडी शक हो कि कुछ समथिंग बैड हैज हैपेंड और उसके बाद गाड़ी मिल जाए बहुत बुरी हालात में और लोग ना मिले, तो फिर तो आपका खदशा जो है ना वो ऑलमोस्ट कंफर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वी आर होपिंग फॉर अ मिरेकल और ये सारे बच गए हों। और प्लीज़ हम इस सूरत हाल में ये कहेंगे कि बहुत बुरे हालात हैं मौसम के, बहुत ही कोई इमरजेंसी हो तो ट्रैवल करें, अदरवाइज़ ना करें। अच्छा जी, अभी हम दोबारा से हमारा रब्ता हो गया है नूर दस्तगीर भट्ट साहब से। हमारे पहले गोल्ड मेडल लिस्ट इस दफ़ा के कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके बाद अरशद नदीम ने भी गोल्ड मेडल लिया। कितना मज़ा आता है ना कहते हुए पहले, क्योंकि माशाल्लाह इतने हो गए कि हमने कहा पहले। अच्छा जी नू, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आपको आवाज़ सही आ रही हो। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे तक आपके तासुरात तो पहुँच गए थे, लेकिन जब आप उतर रहे थे कॉम्पिटिशन में तो आपको अपने जो हरीफ हैं, अपने कंपेटिटर्स हैं, उनको देखकर लग गया था, थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है ना कि भाई हाँ यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ, यहाँ मैं गोल्ड ले सकता हूँ पाकिस्तान के लिए? देखें, जो प्लेयर होता है वो अपनी तैयारी पे होता है, मतलब डिपेंड करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी और हमारी तैयारी से हमें पता लग रहा था कि हम इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल ले लेंगे पाकिस्तान के लिए इस बार। अच्छा, हमने आपके कुछ इर्द गिर्द लोगों से जो हमें कमेंट्स मिले उनमें ये था कि ये तो ऑब्वियसली बेंचमार्क ही ऐसा था कि आप इसमें बड़े ज़बरदस्त जीत गए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वेट भी होता तो यू आर केपेबल कि आप वो भी उठा लेते। कुछ ऐसा ही है कि तैयारी आपकी इससे बहुत ज़्यादा लेवल की थी? जी, मैं ट्रेनिंग में 240 kg जो है मैं लिफ्ट कर चुका हुआ था और मैंने कॉमनवेल्थ गेम में 232 kg लिफ्ट किया। अभी मैंने 8 kg जो है नीचे लिफ्ट किया है और मैं इससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन जब आपको पता है कि कंपटीशन फाइट हो रही होती है तो आपको उस तरह उसी कंपटीशन के लिहाज से चलनी चाहिए जब जो नोयत उस वक्त चल रही होती है। तो अगर इंशाल्लाह आपने आगे ओलंपिक्स में भी जाना है और दुनिया से कम्पीट करना है तो वहाँ पे आप ये जो 240 आप मैक्सिमम वेट अपना उठा चुके हैं, ये काफ़ी होता है या वर्ल्ड लेवल मुकाबलों पे इससे ज़्यादा दरकार होगा आपको? बेसिकली देखा जाए तो लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स थी, वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली मैं फिट नहीं था और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, नहीं जा पाया। तो वहाँ पे जो सेकंड आया था उसने 240 kg लिफ्ट किया था और जो थर्ड आया था वो 235 kg। तो उनको ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन दोनों को मैं बीट कर चुका हुआ था जो वहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। और लेकिन इंशाल्लाह ताला जो पेरिस ओलंपिक्स आ रही है 2024 की, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में मेडल इतने साल से नहीं आया ओलंपिक्स का, वो इंशाल्लाह ताला हम मेडल जीतने की हम बात कर रहे हैं। स्टैंड है क्योंकि माशाल्लाह आपकी तैयारी तो इससे भी ज़्यादा अच्छी थी, बट आपने लिफ्ट जितना किया उसी में आपको गोल्ड मिल गया। अरशद नदीम हमारे जेवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट, उनसे भी बात हुई, आपसे भी बात कर रहे हैं। क्या हमारी फैसिलिटीज़ इस किस्म की हैं जो कि आपको इस लेवल का ट्रेन कर सके कि आप जाके जी गोल्ड? क्योंकि हम हैरान ये हैं कि आप अपने अब्बू के साथ ट्रेन करके इतना आगे पहुंच गए हैं माशाल्लाह। देखें, जब मैं 12 साल का था मेरे वाले साहब ने ट्रेनिंग तो हम 2 भाई हमने शुरू करवा दी थी और वो अभी तक मतलब वही हमारे कोच हैं और वही हमें मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं और सारे मामला वही हमारे देखते हैं। लेकिन अब जाके स्पोर्ट्स बोर्ड का हमारे साथ तावन स्टार्ट हुआ है अभी,
स्पोर्ट बोर्ड हमें मतलब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि वो हमें जो कैंप्स वगैरह वो देना स्टार्ट करने लगी है, और हमें इंटरनेशनल इक्विपमेंट जो हमारे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे कि हम उस पर जिस पर ट्रेनिंग कर सकें, जो इंटरनेशनल इक्विपमेंट होता है, तो वो भी हमें उन्होंने यकीन दिलाई है कि इस बार के आप वापस से ना इंशाल्लाह ताला आपके लिए सब चीज़ें हम जो है अवेलेबल करेंगे और आपको अगली जो ओलंपिक्स है उसके लिए हम तैयार करेंगे। Hopefully new things are going to change. बहुत बहुत शुक्रिया for joining us this morning और once again बहुत बहुत मुबारक आपको for bringing in the first gold और उसके बाद तो फिर एक लाइन सी ही लग गई। That is it. We are going to see you tomorrow.